नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर में हम बातचीत करने जा रहे हैं पाम ऑयल को लेकर के। और इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आज के कार्यक्रम में इस पर चर्चा की जाए। इस पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी बताने के लिए। थैंक यू सर। अजय सर, पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि हम देख रहे हैं कि मलेशिया के अंदर लास्ट मंथ जो है अगस्त महीने में पाम ऑयल के प्रोडक्शन में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका आपको ये असर भारत के अंदर देख रहे हैं क्या, प्राइसेस को लेकर के? देखिए विपुल जी, अगर पाम ऑयल की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि खाने के लिए भी काम आता है और अब जलाने के लिए भी काम आता है। और जब से हमने कोविड के बाद समझा कि ये बायोफ्यूल के तौर पे बनेगा, तब से हमने देखा भाव में जबरदस्त तेजी आते हुए दिखाई दी। अभी भी अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर मोमेंटम तो काफी ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें जनवरी से लेकर अब तक करीबन 9% की बड़ी गिरावट हमने पाम ऑयल के भाव में आते हुए देखी है। हालांकि लोअर लेवल से हमने पाम के प्राइजेस के अंदर रिकवरी जरूर देखी है, बट अगला जो 3 महीना होने वाला है वो बहुत ही। सबसे पहले अगर उत्पादन की अगर बात करें तो हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि उत्पादन में धीरे धीरे एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम क्वार्टर 4 में जब हम जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली डिमांड को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रहती है। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है यस, प्राइजेस के अंदर मलेशिया के भाव इस वक्त 4450 के इर्द गिर्द है। स्ट्रांग रिंगिट है और सितंबर अक्टूबर एक तरह का आउटपुट का पिक भी रहता है और साथ में कंजम्पशन भी इंडिया में रहता है। हालांकि अभी तक हमने देखा जो मलेशिया का शिपमेंट्स है वहां पे हमने थोड़ी बहुत गिरावट अब तक आती हुई देखी है। तो वॉलेटाइल रहने वाला है। हम्म। सर, मलेशिया के अंदर अगस्त के दौरान हमने देखा कि 4% से ज़्यादा जो पाम ऑयल का स्टॉक था उसमें भी बढ़त देखने को मिली। लेकिन वहाँ के जो एक्सपोर्ट है उसमें जो है थोड़ी सी कमी देखने को मिली। अभी मलेशिया का स्टॉक अगर बढ़ता है और एक्सपोर्ट में कमी जो देखने को मिल रही है, उसमें क्या शॉर्ट टर्म में भारत के अंदर पाम ऑयल में प्राइसेस को लेकर के क्या आउटलुक देख रहे हैं? कोई परिवर्तन होगा क्या? देखिए मैं जैसा भी बता रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर नवंबर यहाँ तक में अगर देखें तो डोमेस्टिक में डिमांड एक तो काफी बढ़ती है। इंडिया का भी अगर आप देखोगे इंपोर्ट जो है वो 13 मंथ के हाई पे पहुंच चुका अगस्त के अंदर। करीबन हमने अगर अगस्त की बात करें तो 16% का जंप आया, जो करीबन 9,93,000 टन के आसपास है। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं इंडिया का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो इन लाइन ऑफ सीजनलिटी है। भाव की अगर बात करें तो यस, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव होती है ये पीरियड में और दूसरी तरफ से डिमांड भी बढ़ती है। इस वक्त अगर मैं टेक्निकल चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि यस, बीएमडी सीपीओ की अगर बात करें तो 3700 का लो हमने मई में देखा, जिसके बाद भाव में एक अच्छी खासी रिकवरी बनी जो 46 तक चले गया था। तो सप्लाई मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा ही रहेगी डिमांड के मुकाबले। तो टाइम भी थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है वापस 4200 के आसपास, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल नहीं है। क्योंकि सीजनैलिटी में पिछले साल भी अगर हम देखें तो सितंबर में इन्होंने प्राइस ने 3700 3600 के आसपास का बॉटम बनाने के बाद एक रैली अप किया। इस बार हाँ, कच्चे तेल की इस बार जो सप्लाई है वो बहुत अच्छी रहेगी। और कच्चा तेल और पाम ऑयल दोनों अब साथ साथ चलता है, क्योंकि जैसे जैसे कच्चा तेल महंगा होगा हम देखेंगे मिक्सिंग के लिए पाम ऑयल की यूज केस बढ़ जाती है। बट अब कच्चे तेल में हमने देखा रिसेंटली ओपेक ने अपना आउटपुट भी बढ़ाया है और कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है। तो आई थिंक कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप तो नहीं प्राइजेस में। मुझे लगता है एक दायरा रहेगा जो 42 तक का लेवल टाइमिंग हम सितंबर एंड तक आते हुए देख पा रहे हैं। ठीक सर। अगर हम अभी की बात करें सर, तो जो बाकी खाद्य तेल हैं उनके प्राइस मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं आप एडिबल ऑयल को, ख़ास तौर से तब जबकि एक साल के अंदर हमने देखा है कि ज़्यादातर जो एडिबल ऑयल्स हैं उनकी कीमतों में ऑलरेडी जो है एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल चुकी है। पीएम की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है 10% के आसपास की कटौती की जाए एडिबल ऑयल के कंजम्पशन को लेकर के। आप कैसे देख रहे हैं? इस बीच मलेशिया के नंबर्स भी हैं, सब कुछ है। बाकी एडिबल ऑयल को के प्राइसेस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मुझे यस, एक कंसर्न था हमारे पास पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को लेकर, लेकिन जिस ढंग से हमने देखा है कि सप्लाई सभी तरीके से इंप्रूव हुई है तो भाव में हमने साइडवे टू गिरावट ही देखी है। जैसे अगर हम कॉटन वॉश ऑयल की बात करें
तो करीबन 1300 के करीब है। सोयाबीन में भी हमने देखा था इनिशियली 5000 का लेवल चले गया था, बट सप्लाई ठीक ठाक है इस बार भी, तो वहां पे भी गिरा है। रिफाइंड सोया ऑयल 1250 के करीब है, जो हमने देखा था कि जनवरी के अंदर करीबन 1340 के आसपास है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ही ज्यादा कोई प्राइस में जंप है इस बार ना। अदर ऑयल्स का जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा, खास करके अगर सन ऑयल की बात करें तो हमने देखा था पिछले साल काफी ज्यादा शॉर्टेज था, इसलिए भाव बढ़ा था, बट लाइन अप है। तो मुझे लगता है कि यस, भाव को देखते हुए कंसोलिडेशन और भाव में गिरावट ही दिखाई दे रही है अभी। एज ऑफ नाउ सितंबर से लेकर अक्टूबर मिड तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई जंप नहीं दिख रहा है। इंटरनेशनल के हिसाब से आई थिंक वही 42-50 का एक लेवल रहेगा, वहां से एक बेस बन जाएगा। बट सप्लाई हमारे पास इस बार काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू पिछले सालों के मुकाबले। हम्म, ठीक सर। तो ये तो बात हो गई सर एडिबल ऑयल को लेकर के, लेकिन जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करना हो तो आपकी पसंदीदा कमोडिटी कौन सी होगी? देखिए, पूरे एग्रीपैक के अंदर मॉनसून काफी इंपॉर्टेंट है। अभी फिर से हमने महाराष्ट्र में येलो अलर्ट आते हुए देखा है, बट इसके बाद भी हमने तीन ऐसी कमोडिटीज है जो मुझे लगता है कि आज और कल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला है कैस्टर। कैस्टर में हालांकि स्विंग नंबर्स ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उससे बिलो ही है। प्राइस में करेक्शन भी आ चुका है, चाइना जैसे जैसे ओपन अप हो रहा डिमांड बढ़ेगी। तो 6650 पे अक्टूबर वाइदा लीजिए, 6600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6740 का टारगेट रहेगा। वहीं मसालों के अंदर जीरा और धनिया, ये दोनों कमोडिटी मुझे ठीक ठाक लगती है। जीरे के अंदर हालांकि हमारे पास कैरियर स्टॉक बहुत अच्छा है, बट बार बार में प्राइजेस 19-19,200 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 19,400 के लीजिए, 19,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 19,800 का टारगेट रहेगा। धनिया के अंदर भी हमने एकाएक काफी बड़ा जंप आते हुए देखा था, जिसके चलते प्राइजेस ने बहुत अच्छे से पॉजिटिव मूव दिया था। अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल पुलबैक मिले और प्राइजेस 8100 पे आए, तो विपुल जी वहां पे हमें लेके चलना चाहिए 8000 के स्टॉप लॉस से। 8250 का टारगेट रहेगा। तो कैस्टर, जीरा, धनिया, ये तीनों चीज मुझे लगती है कि एक अच्छा बाउंस दे सकती है। चलिए फिर से फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं इन तीनों कंपनियों पे, तीनों ट्रेड को लेकर के, जीरा, धनिया और कैस्टर को लेकर के। धनिया पे 8100 के आसपास बाय करें 8250 के टारगेट के साथ। यहाँ पर नीचे 100 रुपये नीचे की स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। लेवल सारे नोट करके रखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पर ही फोकस कीजिए। अगली कमोडिटी लेकर के आते हैं जीरा। जीरे में 19,400 के आसपास खरीदारी अक्टूबर फ्यूचर के में करने की सलाह है। 400 रुपये ऊपर के टारगेट, 1900-800 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 200 रुपये नीचे 19,200 के यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट कमोडिटी यहाँ पर नज़र रखनी है आपको, वो है कैस्टर सीड। अक्टूबर फ्यूचर खरीदिए 6740 के टारगेट के लिए, 6600 का स्टॉप लॉस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? धन्यवाद विपुल जी। और आज जिसमें हमने एनसीडीएक्स की कमोडिटीज पे डिस्कशन किया है, यहाँ पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो यहाँ पे वित्तीय जोखिम रह सकता है। इसके लिए आपके सेबी रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, उनसे सलाह करके ही आप इसमें एलोकेशन रखिए फंड का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत अच्छा लगता है सर जब भी आप जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस सेगमेंट को, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।